सब लोग लगेंगे, सच बताएंगे कि सच क्या है, तो उनको रिलीज हो जाएगी, चिंता मत करो। अभी पहले उनकी लड़ाई लड़ने जो लोग उनके चले ही गए, ठीक है। मैं किसी को भी पता नहीं था, लेकिन मैं आंखों के आंसू से समझ गया। फिर मैंने भैया को फोन करा 4 बार नहीं उठाया। 5वीं बार में भैया ने मेरे को फोन उठा के बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। अपने एक बार अपने हाँ समझ एक बार अपनी भाई से मिली, तो मैं वही समझ गया कि सब कुछ ना कुछ सिचुएशन हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे को ये पता चला कि चारों जने डेथ 2-2:30 बजे खत्म हुए थे और हमें 5 बजे फोन किया है। अच्छा, खत्म हो गया। किसने किया फोन? उनके जो यहीं पे लोग आप पड़ोस में बात कर रहे थे फोन पे, अच्छा, हमें पता चल गया। क्या एज रही होगी? 24-25 साल। तो क्या आपको, आपके परिवार को सरकार के लोगों ने कुछ संपर्क किया कि भाई आपके साथ ये हादसा हुआ है, हम लोग कुछ आपकी मदद करेंगे? कराता है पर अभी कुछ नहीं पता। 12 तारीख को बुलाया है। बुलाया? कौन सी सरकार ने, वहाँ की नहीं या यहाँ वाली सरकार ने? नहीं करा, हॉस्पिटल वालों ने करा। अच्छा, हाँ जी, हॉस्पिटल वालों ने डीएम ने बुलाया। हाँ। बुलाया। अच्छा, उसमें हम भी साथ है जी, जो हम बता दें। देश में कितनी गैर बराबरी है कि एक तरफ अमीर लोग के कुत्ते भी जो हैं अच्छा खाना खा रहे हैं और हमारे कनस्तरों में आटा नहीं। फिर वो एसी में सो रहे हैं और हमारे यहाँ पंखे भी जो हैं उनकी भी हालत खराब है और मकान चूर हैं। तो देखो इस देश में जानवरों का कितना सम्मान है और इंसानों का नहीं। अम्मा, हम सब लोग लग के प्रयास करेंगे जल्दी कि जो मदद सरकार से होनी है या और जिस तरह से और हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, सब लोग मिलकर। ये हमारे लीडर हैं यहाँ, महेश पहलवाल साहब, इनके नेतृत्व में, और एक हमारे और लीडर हैं वो शायद बाहर चले गए, हिमांशु जी, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको, इस परिवार को कोई तकलीफ ना आने दें। क्योंकि अपने को जाने का दुख जो अपनों को ज़्यादा होता है। हम यहाँ इस परिवार में पैदा हुए हैं तो जानते हैं कि बेटा हम तुम्हारा अगर होंगे, तुम हमको बना थोड़ा मदद कर सकते हो। लो आटा नहीं, आटा ले लो, दाल नहीं है, दाल आप चिंता मत करो। ये कहने की बातें नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है, तो सब चीज़ें हो जाएंगी, हमारे लोग आज ही कर देंगे सब चीज़ें। चंद्रशेखर भाई, एक ही समाज के हिस्से में ये गरीबी मुफलसी जो थोपी गई है और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सरकारों का षड्यंत्र हमारा समाज शायद समझ नहीं पाता। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में दैनिक रूप से जो कार्य होते हैं उनको ठेकेदारी के लिए रोका गया, बैन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ये कि जो कार्य दैनिक है वो ठेकेदारी पर नहीं होगा। हुआ क्या है कि जब आज़ाद भारत हुआ और जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं लोग, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित, तो यानी कि हमारे वर्ग के लोग काम करते हैं, वाल्मीकि, चमार, धोबी, पासी, कोरी, खटी, यही लोग काम करते हैं। तो जब ये लोग इनको सरकारी नौकरी में 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलने लगी, तो सिस्टम को ये लगा कि अब ये सफाई का काम करेगा कौन, क्योंकि ये तो पढ़ने लिखने लगे। अब देखो, जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बच्चा जो है ना वो अच्छा काम करे, अगर मेरे पास साधन है। बेहतर लाइफ। जैसे देखो, हम इस मकान में जो चूरा है, ये इनका घर है। आज़ाद भारत में 75 साल बाद और लोकतंत्र के 72 साल बाद भी चूने वाले मकान में हमारे लोग रह रहे हैं, और छोटा सा कमरा है, सब लोग कैसे एडजस्ट करते हैं आप देख सकते हैं। तो जब लोगों को लगा कि अब तो यार ये हर आदमी प्रयास करता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर सुविधाएं ले, जब उनको लगा कि अब ये सफाई का काम नहीं करेंगे तो ये करेगा कौन, बैला उठाने काम कौन करेगा। आपको पता, आज भी आज़ाद भारत में इतने साल बाद भी, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी, आज भी हाथ से गंदगी उठाई जाती है, मैला उठाया जाता है। तो जब ये बात लोगों को महसूस हुई, वो जो लोग सत्ता में काबिज लोग हैं, तो उन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी और सरकारी नौकरी से ख़त्म कर दिया। अब ठेकेदारी में क्या मिलता है? 400 रुपये दिहाड़ी या 7,000, 8,000, 11,000 रुपये के लगभग मिलते हैं। अब जिसको 11,000 रुपये मिल रहे हैं वो अपने बच्चे को 5,000 रुपये फीस के साथ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, और ना ही उसको और अच्छी सुविधाएं दे सकता है। तो यानी कि उन्होंने हमें छोड़ दिया सीवर में मरने के लिए, सड़क पे मरने के लिए, और हमारी ज़िंदगी यहीं तक सीमित कर दी कि ये गंदगी उठाएं और यहीं जिए और इसे मरे। और हज़ारों, हर साल 15 अगस्त आती है, प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े भाषण देते हैं, खुले में शौच फ्री, और हर साल 26 जनवरी पे चीफ मिनिस्टर भी बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन सच ये है
कि आज भी हमें इंसान नहीं माना गया, आज भी हम पशुओं जैसा जीवन जी रहे। अब इन्होंने 2 बेटे खो दिए, इनके पति भी, वो जब उनके वो जो दोनों जिनकी डेथ हुई वो दोनों बच्चे छोटे छोटे तब उनकी डेथ हुई। तो कैसे इस माँ ने अपना खून पसीना एक करके, चप्पल खींच के, मेहनत मजदूरी करके उनको पाला होगा। मुश्किल से 2-2 साल शादी को हुए इनके, 3 साल, तीसरी साल चल रही है। अब तीसरा साल ये दोनों बच्चियाँ अब यहाँ भारत की व्यवस्था में विधवा हो गई हैं। 1-1 साल के इनके बच्चे, इन बच्चों का क्या होगा, इनको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी, ये क्या सिस्टम से मुख्य रूप से हट जाएंगे। एक बहन है वो, उसका क्या होगा, क्योंकि वो बहन भाई तो चाहे कैसे भी करते अपनी बहन को सम्मान का जीवन, उसको आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते खोलते, अच्छी शादी कर, अब कौन करेगा। अब ये परिवार बेसहारा हो गया। अब ये परिवार समाज की तरफ भी देखेगा कि समाज इनको क्या सहारा देता है। उसी कड़ी में आज हमारे लीडर हिमांशु जी और महेश पहवाल जी ने मुझसे कहा कि आप आए तो रहे हो, तो आज हम अपने उन परिवारों से मिलेंगे जो 2 बच्चे फरीदाबाद में सिस्टम का शिकार हुए, व्यवस्था का शिकार हुए, जो 24-25 साल के थे और दोनों आज इस दुनिया में नहीं। तो मैं आज इनके बीच में, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ की सरकार, दिल्ली सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी बेहतर प्रयास करके इनकी आर्थिक मदद और इन बच्चों को रोज़गार मिल जाए, जिससे कि ये किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर ना हो, इनको किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी का जो है किसी के आगे मोहताज ना बनना पड़े। इसका प्रयास रहेगा और सामूहिक रूप से हम परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं। जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको हम लोग, हमारी टीम आज ही प्रयास करेगी कि उन सब चीज़ों को हम लोग करें। मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस समाज में पैदा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बहनों को, माँओं को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों के लिए जो भी कर सकते हैं उसको करें। उसका आज हम प्रयास करेंगे। हमारे बागड़ी जी और तमाम साथी अभी इसको पूरी जानकारी कलेक्ट करके शाम तक इसकी व्यवस्था कराएंगे। चंद्रशेखर भाई, लगभग 1 हफ्ते के आसपास होने को आया इस घटना को। अभी तक जैसा कि महेश भाई भी बता रहे थे, आश्वासन मिल रहे हैं और कोई भी पुख्ता इस तरह का कोई भी सरकार, शासन या प्रशासन से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा कि इस परिवार को कोई फौरी तौर पर मदद की जाए, या जैसी इनकी स्थिति है उसको आगे लाने के लिए कुछ उनके लिए किया जाए। अगर यहीं अगर कोई सवर्ण समाज का कोई व्यक्ति होता या किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई होती तो उसके लिए मुझे लगता है पूरा समाज खड़ा हो जाता है। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है? तो इस पर मैं इतना कहूँगा, मुझे इसी बात का डर है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों ने और प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन नहीं दिए हैं, तो ये मामला सिर्फ आश्वासन तक ना रह जाए। कभी सरकार और प्रशासन और हॉस्पिटल सब ठंडा होने का इंतजार कर रहे हो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भीम आर्मी के लोग बहुत सक्रिय, आजाद समाज पार्टी के लोग सक्रिय है। दूसरा, आज एक रहबर का परिनिर्वाण दिवस भी माननीय साहब का, वो कहा करते थे ना, जिनकी बात आप करें कि शासक जमात पे कभी अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं, उनके लोगों को ऐसे मारा नहीं जाता और वो मरने के लिए काम नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम शासक वर्ग नहीं हैं, मैंने कहा कि अभी इंसान भी नहीं समझा गया, तो इस वजह से हमारे साथ ये होगा। मैं तो आज अपील करता हूँ भगवान वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पे कि हमारे लोग इस काम को छोड़ें। अब हमें संविधान ने पढ़ने का और आगे बढ़ने के लिए बहुत रास्ते हैं, और कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को छोड़ें। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ हमारे अंदर भी कमी है, हम अपने आप को कमज़ोर समझ बैठे हैं। जबकि मैं इस वर्ग से आता हूँ, देखो पढ़ लिख के जो है, आज मैं चाहता तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे लोग इसको किस्मत समझ बैठे हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखा है। भगवान ने कहाँ लिखा है? भगवान ने तो, जहाँ कोई भगवान है जिसको मैं माँ बाप के रूप में देखता हूँ, गुरु के रूप में, उसने तो हमें पढ़ने का अधिकार दिया संविधान के अनुरूप। पढ़ लिख के हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रयास एक समाज में जागृति भी आए, और मेरा वादा है कि मैं अपने परिवार को अकेला नहीं रहने दूंगा। संजय को पता लगा, मैं अभी सीधा बिहार से। चंद्रशेखर भाई, आज के समय में भीम आर्मी की इमेज ऐसी बन गई है कि जहाँ भी जाति जुल्म होगा, जहाँ भी लोगों पर अत्याचार होगा, वहाँ पर भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इनके साथ न्याय हो? मैं समझता हूँ कि न्याय मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। अब आप जानते हैं, अगर देश में कोई आज संघर्ष कर रहा है तो भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी, बाकी सब लोग तो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी हमारा समाज इतना सशक्त नहीं हुआ कि सुविधा की राजनीति से काम चल जाए, इसलिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमारे लीडर मेहनत कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि उनकी मेहनत के बदौलत और हमारे संघर्ष के बदौलत इस परिवार को जल्दी न्याय मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि 10 दिन में हम सब चीज़ें करा लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आपसे बात करने की बजाय अब जब ऐसे अवसर मिलेगा तो आप संघर्ष में देखना, आप दिखाना कैसे भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष को लड़के इस लड़ाई को जीता। धन्यवाद। मौत हो गई सिर्फ इस वजह से
क्योंकि उस दिन वो कुछ कमाई करना चाहते थे, शाम को घूमना चाहते थे, मेले में घूमना चाहते थे, लेकिन वो जब सीवर साफ़ करने गए फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है जहरीली गैस से। उन्हीं पीड़ित परिवार से आज जो है चंद्रशेखर आज़ाद मिलने पहुँचे हैं, तो उन्हीं से पहले हम लोग जानते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपकी क्या बात हुई परिवार से? देखिए मीना जी, मैं समझता हूँ उस दिन दशहरा था, तो लोग खुशी मना रहे थे। यहाँ हम लोग भी विजयदशमी की उपलक्ष्य में जो है, क्योंकि उस दिन धम्मचक्र परिवर्तन दिवस भी है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यहाँ भी बड़े पैमाने पे हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर ये दुख की खबर मिली, एक ही परिवार के, एक ही क्षेत्र के 4 बच्चों के साथ ये हुआ। और एज अगर आप देखेंगे तो 24-25 के सब यंग लोग हैं, 2 लोग मैरिड हैं, 2 लोग अनमैरिड हैं, एक ही परिवार के 2 लोग। इससे पहले आज 9 अक्टूबर है, एक तरफ हम भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती की खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं साहब काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। खुशी और दुख दोनों पर एक साथ, तो सब लोग अपने अपने तरीके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उस समाज में पैदा हुआ जो समाज महापुरुषों के साथ सबसे ज़्यादा गद्दारी करता है। हमने अपने महापुरुषों यानी कि भगवान वाल्मीकि महाराज के साथ भी गद्दारी की। उन्होंने अपने हाथ में कलम रखी और रास्ता दिखाया कि कलम पकड़ो और आगे बढ़ो, और हमने झाड़ू पकड़ी। अब जब हम महापुरुषों की विचारधारा के विपरीत में, तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना है। खामियाजा ये है कि एक माँ, उसके 2 बेटे दोनों चले गए हैं, उनकी शादी को 3-3 साल हुए थे, वो दोनों बहनें विधवा हो गई हैं, उनके दोनों के बच्चे 1-1 साल के, वो लोग अनाथ हो गए। एक बहन ने अपने दोनों भाई खो दिए सके, और मैं उन परिवारों से मिला, वो सब लोग दुखी। अभी तक सिर्फ आश्वासन है, कोई मदद नहीं हुई है। मैं आज दिल्ली में था, तो हमारे लीडर हिमांशु जी महेश जी ने मुझसे कहा कि हम उन परिवारों से हमने बात की है, हम उनसे मिलने चलेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, सब आश्वासन है, किसी ने कोई मदद नहीं की, सब लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंत जो है सब लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए सामाजिक और पारिवारिक मुद्दा। परिवार दुखी है। कोरोना काल में बहुत लोगों का रोजगार गया, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा दिल्ली के लोगों ने किस तरह प्लान किया था उस समय, जो मजदूर थे। इन लोगों का रोजगार चला गया था, दशहरे का दिन था, उम्मीद थी कि कुछ ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो अपने बच्चों को कुछ सुविधाएं, कुछ अवसर कुछ देंगे। एक कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है संतुष्टि, जिसके साथ ये लोग कॉन्टैक्ट में थे, उनसे कांटेक्ट है, जो मैंने अभी जाना कि 4 से 5 मीटर तक की गहराई में वो लोग उतरेंगे, जहाँ पानी पेट तक है। लेकिन उस दिन उनको 25 फुट गहरे टैंक में उतार दिया गया, और वो भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। और परिणाम कि इन परिवारों के हिस्से में आई उनकी लाश। सब दुखी हैं। हमारा प्रयास है कि दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात की जाए। उनके यहाँ मैं समझता हूँ गाय मरती तो शायद कुछ चर्चा हो जाता, 4 लोगों की जान गई है तो शायद कोई चर्चा नहीं हो रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई खबर भी नहीं है। तो एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे, उन परिवारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वो बच्चियाँ अब कैसे अपना जीवन जिएंगी। 10 दिन सबकी संपत्ति रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रही हूँ कि लापरवाही बहुत हो रही है, तो ये लापरवाही करने की हिम्मत कहाँ से होती है? क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी इस तरह की खबर जो है कवरेज करती हूँ, उसमें हमेशा जो है सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, एक बांस का डंडा दे दिया जाता है। तो ये लापरवाही की जो हद होती है इतनी पार कर लेते हैं, और ये कहाँ से इनको हिम्मत मिलती है कि इतनी लापरवाही कर दे? क्या जो दलितों की जान है वो बिल्कुल मायने नहीं रखती है? नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पशुओं की भी गिनती होती है, हमारी तो लाशों पर भी चर्चा नहीं होती है। आपने जो बात की बड़ी तर्कसंगत है कि आज के हालात में जहाँ इतने कानून, इतनी एजेंसियाँ, सब कुछ है, फिर वहाँ इतनी लापरवाही क्यों? मैं समझता हूँ कि आज भी हमें इंसान माना ही नहीं गया है, तो हमें सुविधाएं देने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर लापरवाही इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इनके लिए लड़ने वाला कोई आएगा नहीं, और इस पर कोई चर्चा भी नहीं होने वाली, कोई जांच नहीं होने वाली, कोई कमेटी नहीं बैठने वाली, कोई जो है कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो इसलिए जो है लापरवाही का और सतर्कता कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस तरह से भी ये जानवर से भी काम लिया जाता है, इस तरह से इनसे भी काम लिया जाए, और इसी कड़ी में सब कुछ है। मैं तो इस बात को भी आज़ादी के 75 साल बाद आज इस बात पे दुखी हूँ। भारत में लोकतंत्र भी आ गया, सब कुछ, हमें वोटर्स के रूप में देखा जाता है।
हम वोटर्स बन गए हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए। सरकारें वादे करती हैं, आज भी मैं उनके घर गया हूँ और शायद आप तो नहीं थी, लेकिन उनके मकान चूर हैं। तो आप सोचो कि जैसे हमारे यहाँ जानवरों को रखा जाता है, इस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं। इतनी छोटी गली है कि आदमी निकल नहीं सकता है, और मैं समझता हूँ कि कोई मोटरसाइकिल लेके भी उन गलियों से नहीं जा सकता। ऐसी जानवरों जैसी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे लोग आज भी जो है तैयार, मतलब इस तरह के हालात में है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे लिए कुछ ऐसा काम नहीं है बुनियादी रूप से कि हम अपने जीवन को आसानी से जी सकें। 4 लोगों की एक साथ मौत हो गई, सीवर के जो सीवर है वो कुएं में धकेला गया है, फिर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना मीडिया में चर्चा है, ना कहीं नेताओं के बीच में चर्चा है। क्या कारण है इसके वजह कि भाई चर्चा ही नहीं है? आप ही आए हैं अकेले, कोई और क्यों नहीं आया? देखो, मेरी तो ड्यूटी, मैंने कहा ना, कुछ लोग जयंती किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ आज जयंती का परिणाम साहब काशी नाम एक बात कहा करते थे, आप किस बात के साथ ही उन्होंने कहा, जो शासक जमात होती है ना, शासक कौम होती है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनकी हत्या नहीं होती, उनको जुल्म जाति का शिकार नहीं होना पड़ता। तो आज अगर हम इस जुल्म जाति का शिकार हैं तो इसलिए क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में हमारा कोई वजूद नहीं, हम राजनीतिक व्यवस्था में कमज़ोर हैं। संविधान ने हमें समान अवसर दिए हैं, लेकिन जिस तरह की सामाजिक गैर बराबरी अभी लागू है, जिस तरह की आर्थिक गैर बराबरी लागू है, गरीब और जैसा मैंने कहा कि अभी जो लोग जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है, खाने के लिए, अच्छा वो मुझे परिवार ने एक बात और बताई कि वो उस दिन कनस्तर में आटा नहीं था, इसलिए रोहित और रवि दोनों भाई ज़्यादा काम करना चाहते थे। ज़्यादा काम तो नहीं मिला, लेकिन उनकी जान चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि क्योंकि रोजगार नहीं है, इस तरीके का काम जो है रोज मिलता नहीं है उन्हें, तो काम मिलता नहीं है, तो जिस दिन मिला है तो अगर करने को अवसर मिल रहा है तो चूक नहीं रहे, यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जीवन मिल जाए, उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़े तो उसको भी ना नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि ये सब जो है ठेकेदारी पर था। हम अगर इस पर सफाई कर्मचारी काम पे बात करें, पूरे देश में इस पर चर्चा होती है। इसके लिए मैं ILO गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने मेरी फ़ाइल को वहाँ रिजेक्ट कराने का काम किया। मेरा ये प्रयास था कि यहाँ की गवर्नमेंट तो न्याय नहीं करेगी हमारे लोग साथ, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैं और मेरे साथी हम ये प्रयास कर रहे थे, अगर वो वहाँ से कोई ऑर्डर देते हैं, हमारे हालात को देखें, कितने लोग सीवर में मरते हैं, न्यूनतम वेतन क्या है, 7,000 रुपये ठेकेदार लोग काम करा रहे हैं, 11,000 रुपये काम करा रहे हैं, तो वो वहाँ से कोई ऑर्डर दे, सरकार को उसको जो है यहाँ एडमिट करना पड़े, सरकार उस पर काम करे। इसके लिए हम लोग गए, लेकिन यहाँ की सरकार क्योंकि पावरफुल हैं, तो उन्होंने वहाँ भी उनको जो है इन्फ्लुएंस करके और उसको फाइल को वहाँ जो है वहाँ भी वो दब गई है। मुझे उनसे भी मेरा जो है कि वो भी न्याय नहीं कर पा रहे, मुझे उनसे भी झगड़ा है, लेकिन मैं फिर प्रयास करूँगा, दोबारा जाऊँगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि क्योंकि न्यूनतम वेतन कुछ लागू नहीं है भारत में, जैसे अधिकारियों को भत्ते हैं, कर्मचारियों को भत्ते हैं, तो परिवार के अगर 5 मेंबर हैं तो 20-25 हज़ार रुपये तो खर्चा आ रहा है। वहाँ 7,000 रुपये की नौकरी पे कोई परिवार चलेगा कैसे? तो हम जी नहीं रहे, हम सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो क्या आप लोग किसी तरह की मदद करने जा रहे हैं? इनकी किस तरह की मदद हुई? उनकी जो बुनियादी मदद है वो तो हमारे लोग करेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। हमारी जयंती आज इस तरह सेलिब्रेट होगी, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात पे हम इस पर चर्चा चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। जो हम बार बार भी कहते हैं कि हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। ये हमारे लोगों को भी समझना है कि हमें इस काम को जितना जल्दी वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमें सीवर में मरना है, तो मैं इसको नहीं समझता, न्याय संगत नहीं समझता, और मैं इसको तार्किक भी नहीं समझता हूँ। हमें जितना जल्दी हम भगवान वाल्मीकि और तथागत बुद्ध, सदगुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने शुरू करते हैं, कबीर साहब को, उनके आदर्शों पर चलने का काम करते हैं, पूजने का नहीं, पढ़ने का और उनके आदर्शों पर चलने का, विचारों पर चलने का, शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं तो कहता हूँ, साहब भी कहते थे, एक बार वो वाल्मीकि जयंती के अवसर पे गए थे अमृतसर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, हमने भगवान वाल्मीकि को भी नहीं माना, हमने गांधी जी को माना। गांधी जी पंचकुया मंदिर आए और वहाँ झाड़ू लगाए, तो हमने झाड़ू तो देख ली, लेकिन भगवान वाल्मीकि कलम लेके बैठे वो हमने नहीं देखी। बाबा साहब अम्बेडकर कलम की ताकत के लिए आपको कहते हैं, कलम के आधार पर आगे बढ़ने, वो हमने नहीं देखा। इसलिए जिस समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर को और भगवान वाल्मीकि जी को मान लिया, उनके आदर्शों पे चले, वो कामयाब हो गए। जैसे बहुत सारे लोग इन्हीं के बीच में से निकल गए, जैसे हमारे साथ एक वकील साथी हैं, वो यहीं से निकल गए किसी कॉलोनी से, और पढ़ लिख के उन्होंने अपने मन में संकल्प बनाया कि मुझे कामयाब होना है। मैं तो अपने लोगों से भी कहूँ, जितना जल्दी उस काम को छोड़ दें उतना बेहतर है। अच्छा, एक और सवाल, आज जो है मैं अवसर मिलने पे अपनी तरफ से बात आपको कहता हूँ, पहले तो मैं चाहता हूँ हमारे लोग इस काम को ना करें, और अगर कोई भी सफाई का काम करता है तो उसका सम्मान
प्लस उसका जो मानदेय है वो सरकारी अधिकारियों की तरह वो 50,000 1 लाख रुपए होना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को उसकी दूसरी पीढ़ी इसके लिए मजबूर ना हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ठेकेदारी प्रथा पे जो काम चल रहा है वो उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अच्छा, एक और सवाल, 5 तारीख को भी बौद्ध धर्म अपनाया गया, जो राजेंद्र पाल गौतम में सैकड़ों लोग उस दिन का बौद्ध धर्म अपना रहे थे और 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, जिसमें शिव को कृष्णा को भगवान नहीं माना गया, जिसकी वजह से बहुत बवाल भी मचा। और आज जो है आम आदमी की पार्टी के जो राजेंद्र पाल गौतम हैं मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। 2 चीज़ें। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। जैसे ईसाई लोग हैं, उनकी किसी दूसरे धर्म में आस्था नहीं है, किसी दूसरे धर्म के ईश्वर में आस्था नहीं है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं, उनकी किसी और दूसरे धर्म में आस्था नहीं। जैसे जैन लोग, उनकी किसी दूसरे धर्म में उनके ईश्वरों में आस्था नहीं। उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनकी आस्था नहीं। और उन्होंने तो तथागत बुद्ध ने जो आपो दीपक अपना दीपक स्वयं बनो, उन्होंने तो ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया है कि ईश्वर कहीं है। और उसी ईश्वर की बात, उसी बुद्ध की बात देश के प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। दुनिया में जब जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। आपने देखा बुद्ध को मानने वाले लोग चाइना, थाईलैंड, कोरिया, देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ धार्मिक उसमें अभी तक जो हैं, और ईश्वर भी मदद नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोगों की। अब बताओ, उन 4 लोगों को ईश्वर ने भी नहीं बचाया। जब वो सीवर में मरने के कगार पे होंगे तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि आओ ईश्वर बचा लो, लेकिन ईश्वर नहीं पहुँच पाए। हो सकता है उनके बुलेट ट्रेन नहीं पहुँची हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुलेट ट्रेन नहीं पहुँची है। तो मैं अब वापस आता हूँ, जिस रहबर का आज परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने कहा कि दूसरों को महल से अच्छी अपनी झोंपड़ी। अगर हमें लगता है कि ब्राह्मणवादी दलों में रह के हम अपने लोगों की हक की बात कर सकते हैं या अपने महापुरुषों के सही मार्ग पर चल सकते हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। पहली बार राजेंद्र पाल जी को ने अच्छा काम किया, नहीं वो लगातार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पहला उनका और सार्थक कदम है जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। मैं भी उनकी सराहना करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। बुद्ध का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, मैं सहमत हूँ। सारे महापुरुषों ने कहा, बाबू साहब ने भी कहा, मान्यवर साहब ने भी कहा, मैं इससे सहमत हूँ। साहब तो कहते थे कि मैं अकेला काशी नाम लेके बुद्ध धर्म क्या करेगा, मैं तो करोड़ों लोगों के साथ लूँगा। और उन्होंने संकल्प भी किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की 50वीं बौद्ध धर्म की दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ पे, यानी कि 14 अक्टूबर 2006 को मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा करोड़ों लोगों के साथ लूँगा। उससे पहले वो नहीं रहे, किन कारणों से उस पर हम लोग चर्चा ना करके हम ये कहते हैं कि साहब रहते तो करोड़ों लोग आज बौद्ध धर्म, और आज हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक का दर्जा वो भी खत्म हो गया होता। तो राजेंद्र पाल जी ने, जबकि वो विपरीत दूसरी पार्टी में, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। उसका खामियाजा उनको मंत्रिपद गवा के इस्तीफा नहीं है। उनके जो लीडर हैं उन्होंने कहा होगा कि आप हमारी पार्टी में रह के अपना काम करोगे तो आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो वो उन्होंने विचार इसकी एक बड़ी वजह क्या लग रही है? मैं समझता हूँ कि यहाँ मानवता और जो हमारे महापुरुषों का रास्ता, उस पर चलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं उनके साथ हूँ, अगर वो इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं उनके साथ हूँ हमेशा। जो भी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएगा, हम उनको आगे बढ़ाने का, उनको मदद करने का काम करेंगे।